ओके चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th लेक्चर है और आज हम बात करेंगे कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। आइए अपन डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी और फिर बाद में इसको समझेंगे। ऐसा फोर्स जिसमें जो वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। ऐसा फोर्स, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, पाथ्स पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ, h हाइट पर रखना चाहता हूँ, है ना। m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करवा के ऊपर रखना चाहता हूँ। तो जो वर्क डन हो जाएगा मेरा, जो मेरा वर्क डन होगा, ऑब्वियसली मैं फोर्स ऊपर लेके ऊपर की तरफ लगाऊंगा, है ना। ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इसको उठाना है, मुझे धीरे धीरे उठाना है, एक्सेलरेशन नहीं देना। तो जो फोर्स हो जाएगा वो mg के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h। तो वर्क डन जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा mgh। अब ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मैं इसको ऐसे उठा के रख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे उठा के रख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे घुमा के उठा के रख रहा हूँ, कैसे उठा के रख लूँ मैं। इंपॉर्टेंट है इनिशियल कहाँ था, फाइनल कहाँ था, पाथ पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब मैं रेड पेन से पाथ दिखा देता हूँ, मैं एक पाथ ऐसे ले जाऊँ, एक ऐसे ले जाऊँ, एक ऐसे ले जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाथ पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो ऐसे फोर्सेस को अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारे के सारे जो फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन? जिनके द्वारा किया गया वर्क is not dependent on the path, only dependent on the initial and final positions, ठीक है। सेकेंड है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ व्हाट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ऑब्वियसली हमने कंजर्वेटिव पढ़ लिया कि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। ऐसा फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट होता है उसको अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, जितने भी फ्रिक्शन वाले फोर्सेस होते हैं ये सब पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं अपन अभी एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। ओके ये आपको टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस में, और कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में डिफरेंसेस दिया हुआ है। क्या डिफरेंस दिया? पहला डिफरेंस दिया हुआ है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, पढ़ लिया अपन ने, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन द राउंड ट्रिप इज जीरो। मतलब पूरी राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इसको अपन समझते हैं कि एग्जांपल से थ्रू, कि मान लीजिए एम मास का ब्लॉक है, दिख रहा है आपको ये एम मास का ब्लॉक है, इसको मैं एच हाइट पे लेके जा रहा हूँ, एम मास का ब्लॉक है, इसको मैं एच हाइट पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एम मास के ब्लॉक को एच हाइट पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक ऊपर ले जाने पे ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो कार्य होगा वो होगा एम जी एच माइनस एम जी एच होगा। ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, ऊपर ले जा रहा हूँ तो मैं माइनस एम जी एच वर्क करूंगा मैं, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में काम कर रहा हूं मैं। कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। तो मैंने जो ऊपर काम किया वो mgh हुआ, ठीक है। अब मैं यहां पहुंच गया, अब मैं वापस इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जा रहा हूं, अब जो वर्क डन होगा कितना होगा, प्लस mgh। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन इन द राउंड ट्रिप इज जीरो, ठीक। अच्छा सेंट्रल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्सेस, जितने भी स्प्रिंग फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती है? सेंट्रल फोर्सेस वो होती है जिनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, जैसे ही, और जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जिसमें भी नीचे आर स्क्वायर आता है, या फिर हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, वो सारी की सारी फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होती है, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करता है सिस्टम में, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहा, याद रखना। जब कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है। हाउएवर उनकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, है ना, और यहां पर मैं मान रहा हूं कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स
काम कर रहा है, फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा, ना कोई ड्रैग काम कर रहा है, ना कोई रेजिस्टेंस काम कर रहा है। इस जगह में मेरा बॉल है, इस जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। इस जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि मैंने रेफरेंस लाइन यही मानी हुई है। अब ऊपर लेके गया तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई, और ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ गई। बॉल को नीचे से मैंने ऊपर फेंका, जब फेंका तो इसकी जो भी एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, और ऊपर जाके इस बॉल की जो स्पीड है वो जीरो होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, और यहाँ पर जो भी एनर्जी होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ज़्यादा डिटेल में अपन अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। मैं सिर्फ यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स जब लग रहा होता है सिस्टम में, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट होती है, और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, वो लगातार चेंज होती रहती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो लगातार जो है ना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है, लेकिन उनका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। ये तीन चीजें। आइए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। वर्क डन डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। राउंड ट्रिप में जीरो नहीं होता, वहां पर राउंड ट्रिप में जीरो होता, वहां पर वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो हुआ था, यहाँ पर राउंड ट्रिप में जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, मैंने इसको ये इस एम मास के ब्लॉक को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने खींचा इसको, और ये ब्लॉक है ना यहां तक आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ डी, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ डी। अब जब मैंने इस ब्लॉक को खींचा तो ये सरफेस कोई ना कोई फ्रिक्शन लगा रही होगी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा रही होगी। तो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किया तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन कहां लग रहा है पीछे, तो वर्क डन बाय ए भी क्या जाएगा, माइनस एफ इंटू डी, होगा नहीं होगा, एफ आर इंटू डी। एफ आर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन देख रहा हूं, यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं देख रहा, मैं नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल दे रहा हूं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देख रहा हूं, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा बाय फ्रिक्शन, माइनस एफ आर इंटू डी। क्यों, डिस्प्लेसमेंट आगे फ्रिक्शन आगे पीछे, तो 180 डिग्री का डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब बी पे आ गया, अब मैं लेट्स से कि वापस बी से ए पे जा रहा हूं। जब मैं बी से ए पे जा रहा हूं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अब फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, उल्टा लगेगा। अब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब देखिए वापस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए जो हो जाएगा माइनस एफ आर इंटू डी हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा माइनस टू एफ आर इंटू डी। तो क्या राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो हुआ, नहीं हुआ। तो यहां पर आपको राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो दिखा था, यहां पर राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं दिख रहा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भी डिसिपेटेड इज हीट एनर्जी। तो जब अपन कंजर्वेटिव फोर्स में बात कर रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि पूरा का पूरा वर्क जो है वो कंजर्व रहता है, पूरा का पूरा वर्क कांस्टेंट रहता है ना। लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, और यहाँ पर कंप्लीटली रिकवरेबल है, मतलब टोटल वर्क डन जो है वो कांस्टेंट है, तो अपन उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर वर्क डन को रिकवर नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आइए पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना, थ्योरी क्लियर होना जरूरी है। अगर थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो आगे की थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, इसलिए हम थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी बॉडी में उसकी पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर पोजीशन है। अगर यहाँ नीचे कोई बैठा होगा, उसको मैं इसे छोड़ दूंगा तो उसके सिर पे चोट लगेगी। तो पोजीशन की वजह से एक एनर्जी आ गई जिसे बोलेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कई बार पोजीशन की वजह आती है, कई बार शेप की वजह आती है। मेरे हाथ में कोई स्प्रिंग है, मैंने इसको जोर से दबा रखा है, जोर से कंप्रेस कर रखा है। जब मैंने इसको कंप्रेस कर रखा है तो उसमें भी एक एनर्जी है। जैसे मैं उसको हटाऊंगा वो बिल्कुल एकदम से एक्सपांड हो जाएगी, तो उसमें अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी है। तो पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है कौन से फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में। हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं।
उसमें जो एनर्जी होती है अपन उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। वाई इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी? बिकॉज उसमें हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस लेते हैं हम। जनरली अपन जो रेफरेंस लेते हैं वो ग्राउंड लेते हैं। एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, लेट्स से 10 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ है, 10 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से। तो इस 10 मीटर की हाइट हम बोलेंगे यार इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, यही बोलेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। लेकिन वो जो पोटेंशियल एनर्जी किसी न किसी रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस होता है। अच्छा, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और कहीं अप्लाई नहीं होती है। ओके, अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं मार्कर का एग्जांपल दे रहा था। ये मार्कर जो था, ठीक है, मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर है मेरा, ये पहले ग्राउंड पे रखा हुआ था, ये ग्राउंड पे रखा हुआ था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0 थी। ग्राउंड पे रखा था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड से उठा के ऊपर लाया, मैंने ग्राउंड से उठा के इसको ऊपर लेकर आया, यानी कि मैंने इस पर कोई ना कोई वर्क किया। जो मैंने वर्क किया वो क्या था? वो एक्सटर्नल वर्क था। जो मैंने वर्क किया वो मैंने कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट में किया। कंजर्वेटिव फील्ड तो क्या है? mg है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, उसके अगेंस्ट में जो वर्क किया, मैंने जो वर्क किया वो कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट में वर्क किया। तो जो मैंने जो वर्क किया, जितना भी मैंने वर्क किया, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया इसमें। तो अगर मान लीजिए ये यहां पर था और मैं इसको 10 मीटर की हाइट पे लाके यहां खड़ा कर दिया, मैंने ये 10 मीटर की हाइट पे लाके मैंने इसको यहां खड़ा कर दिया, एक्सटर्नल वर्क लगा के, मैंने कोई एफ एक्सटर्नल लगा के इसको यहां लाके हवा में पकड़ रखा है। तो इसमें जो वर्क हुआ वो कितना हो गया? mg इंटू 10, इसका मार्कर m g ग्रेविटी लिख रहा है, तो मैंने कितना वर्क किया? 10 mg वर्क किया। अब ये 10 mg जो वर्क होगा ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आइए डेफिनेशन चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने जो वर्क किया वो किसके अगेंस्ट में किया? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम किया। ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एन पोजीशन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड डिफाइंड। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किसे करेंगे? एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब बेसिकली सिंपल चीज में बोलो, मैंने मार्कर को ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर उठा के जो लेके आया, उसमें मैंने जितना काम हुआ वो उसकी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इतना से याद रखो। ठीक है, मार्कर को नीचे से ऊपर उठा के लेके आया, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो काम किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। शुरू में इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, बाद में इसकी मान लीजिए मार्कर का कुछ वजन है, मान लीजिए मार्कर का वजन है 10 ग्राम, जी भी 10 ग्राम और हाइट भी 10 मीटर, सब 10 है ना। तो 10 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर -3 हो गया 10 ग्राम का, नहीं 1 ग्राम का, सॉरी 10 की पावर -2 हो गया 10 ग्राम का मतलब हो गया। मार्कर 10 ग्राम का है तो इसका मास कितना हो गया? 10 की पावर -2, जी 10 का लग रहा है, एच भी 10 का हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 जूल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यानी कि ये जब मार्कर ग्राउंड पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब मैंने कितना काम किया इस पे? 1 जूल का काम किया, यानी कि मार्कर की इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी 1 जूल होगी। जितना काम किया उतनी एनर्जी होगी इसकी। ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया। अब इसको अपन डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिखना सीखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखना सीखेंगे। आइए, एट ए सर्टेन रेफरेंस पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी 0। हम कोई ना कोई रेफरेंस लाइन लेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो उसकी 0 मानेंगे अपन। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हम निकालना सीखते हैं क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है ये हम समझेंगे। मैंने क्या बताया था आपको कि मैं यहां पर एक मार्कर था मेरा, इस मार्कर को मैं 10 मीटर की हाइट पे लेके गया, इस मार्कर का वजन था 10 ग्राम। मैंने जो काम किया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या मैं बोलूं वर्क डन बाय फोर्स, एक मेरा 1 जूल आया था नहीं आया था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 1 जूल आया था और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गया था। ठीक है, ये तो हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर बोलूं मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इस समय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? -1 जूल। कंजर्वेटिव फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। तो मैं क्या बोल सकता हूं
कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। साथ में ये भी बोल सकता हूं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डेल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डेल, पार्शियल डेरिवेटिव हम सीखेंगे, और ये हो जाएगा माइनस डेल यू। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ जाएगा एफ सी इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा डायमेंशंस की, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये डेल यू अपॉन डेल आर होता है, तीनों डायमेंशन होता है। अगर मैं एक्स डायमेंशन की बात करूँ तो बोलूंगा मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, और ये यू जो होता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस डेल यू, इसको अपन एक ऑपरेटर बोलते हैं। इस ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड के कैप, ये इसकी वैल्यू होती है। फाइनली इसकी जो वैल्यू आ जाती है ना, वो ये आ जाती है जो आपको याद रखनी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, ये फाइनल वैल्यू आ जाती है। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है, ये किस में रिलेशन है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप है, ठीक है। कुछ यहाँ पर अपन एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि सर ये एक्स के साथ कर रखा है, ये वाई के साथ कर रखा है, जेड के साथ कर रखा है, पागल हो जाएंगे हम तो, तीन बार डिफरेंशिएट करना है, इसका क्या मतलब होता है समझा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम तो एक बार डिफरेंशिएट में हमारी तो सांस निकल जाती है, आपने तीन बार डिफरेंशिएट करना सिखा दिया। तो अब उसका एग्जाम्पल लेंगे, अभी उससे क्लियर होगा। मान लीजिए आपको किसी की पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और वो फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का, वो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 3xyz। अब आपको बताना है यार फोर्स बताओ, तो हमें मालूम है फोर्स होता है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। अब जब क्या करेंगे, पहले हम जब एक्स के लिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो वाई और जेड को कांस्टेंट रख लो। जब वाई के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स और जेड को कांस्टेंट रख लो। जब जेड के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स और वाई को कांस्टेंट रख लो। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ सी निकालता है माइनस डेल बाई डेल एक्स 3xyz आई कैप, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स डेल वाई 3xyz जे कैप, डेल बाई डेल जेड 3xyz के कैप। क्या समझ में आया? आप डिफरेंशिएट करा, जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो। क्या कांस्टेंट है? तीन कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, तीनों बाहर ले लिया तो 3y माइनस 3yz समझ में आ गया। x बच गया, x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये हो गया माइनस 3yz आई कैप। इसी तरह से 3xz j कैप, इसी तरह से 3xy k कैप। ये आ गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स। आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये फंक्शन है, इसका कंजर्वेटिव फोर्स निकालो, तो निकाल देंगे। वो ये बोल देगा यार आप बताओ 1, 2, 3 पे कितना होगा, तो x की वैल्यू 1 डाल दो, y की वैल्यू 2 डाल दो, z की वैल्यू 3 डाल दो, कंजर्वेटिव फोर्स निकाल दो। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। तो हमारा मोटी मोटी चीज जो समझ में आ रही है कि F इक्वल टू होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है। यानी जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का स्लोप होता है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हमारे लिए सामने, पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। किताबों में कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट तरीके से समझाया होता है। इट इज अ कर्व विच चेंज विच शो द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विद द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ये क्या दिखा रहा है कि वाई एक्सिस पे दिखा रहा है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कि कैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है उस तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। अब आप देखिए, हमें मालूम है इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप जो होता है वो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होता है? फोर्स होता है। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होता है? फोर्स होता है। तो ये जो भी स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ये सब क्या है? फोर्स है।
स्लोप का मतलब फोर्स है यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ ये स्लोप जीरो है। क्या यहाँ पर ये स्लोप आपको जीरो दिखता है? क्या यहाँ पर ये स्लोप जीरो दिखता है? क्या यहाँ पर ये स्लोप जीरो दिखता है? ये तीन जगह स्लोप जीरो है, तीन जगह स्लोप जीरो। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हो गया? फोर्स जीरो। फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अपन बोलते हैं ना जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जीरो होता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में। यानी कि हमारे ये तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो गए, एक तो बी हो गया, एक ई हो गया और एक एच हो गया। ये तीनों की तीनों हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे। अब तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं यहाँ पर। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब तीनों जगह ही स्लोप जीरो है यार, कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, पता नहीं है। अब इसका एक दूसरा तरीका होता है, ये तो समझ में आ गया कि फोर्स तो जीरो होना चाहिए तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट भी तीन तरह के होते हैं, एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है और एक न्यूट्रल होता है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है? अच्छा, एक तो लॉजिकली चीज समझ में आती है कि हमें एक गड्ढा दिख रहा है, यहां पर अगर एक बॉल रख दूंगा मैं, उस बॉल को थोड़ा सा धक्का इधर लेफ्ट साइड में मारूंगा तो बॉल ऊपर जाएगी, वापिस लुढ़क के यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर लुढ़क के यहाँ जाएगी, फाइनली बॉल यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते फाइनली बॉल आ जाएगी। यानी कि ये यहाँ पर अगर बॉल को थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस किया तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। अगर कोई चीज वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये तो हमने फील लेके किया, ये फिजिक्स नहीं लगाई, ये तो हमने क्या किया? फील लिया। फिजिक्स भी लगाएंगे अभी इसमें। अब ये देखिए यहाँ पर भी फोर्स जीरो है, यहाँ पर एक बॉल लटकी रखी, अगर मैं इसको थोड़ा इधर धक्का दे दूं, क्या ये बॉल वापस इधर आएगी? क्या नीचे लुढ़क जाएगी? तो इसी तरह अगर इधर थोड़ा सा बॉल को धक्का दूं तो ये भी नीचे लुढ़क जाएगी। तो ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई, ये तो कभी भी अपनी पोजीशन नहीं आएगी। अब यहां पर आ जाओ, यहां बॉल रखी हुई है, यहां पर अगर मैं थोड़ा धक्का दिया बॉल को तो बॉल यहां पर आ जाएगी। ये बॉल दोबारा अपनी पोजीशन में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। लेकिन ये नया यहां पर जाके रुक जाएगी, यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये तो हुआ फील से, ये तो हुआ फील से। अब अपन पढ़ेंगे फिजिक्स से। ठीक है, आइए अपन फिजिक्स भी लगाते हैं इसमें। चलिए फिजिक्स लगाते हैं। अब फिजिक्स क्या बोलती है? अच्छा, आपको ये समझ में आता है, ये जो स्लोप है, सॉरी, ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है, ये वाला जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, ये जीरो हो गया, ये वापस नेगेटिव हो गया, ये वापस जीरो हो गया। क्या समझ में आता है? ये स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। अगर मैं इस पार्ट की बात करूंगा यहां से ले यहां तक, तो ये वाली जो वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, डेल यू अपॉन डेल आर नेगेटिव होगा, और इसके आगे ऑलरेडी नेगेटिव लगा है, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। यहां से लेके यहां तक फोर्स पॉजिटिव। देखिए दिखा रखी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? यहां से यहां तक, ए से बी तक की बात कर लेता हूं मैं, चलो ए से बी तक फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो माइनस के आगे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस है माइनस प्लस, यानी कि यहां से यहां तक जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव फोर्स लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां तक जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव 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 लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन फॉरवर्ड। तो मैंने अगर ये बॉल को इधर भेज दिया तो ये फोर्स लगा के इसको नीचे भेज देगा। अब देखो यहां से यहां तक का देखो स्लोप, यहां का स्लोप कितना है? पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, डेल यू बाई डेल आर पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी कि फोर्स नेगेटिव है, इधर जो फोर्स होगा वो नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा। तो अगर मैंने ऊपर को बॉल फेंक भी दी ना, यहां से लुढ़क के ऊपर चली भी गई, तो वापस नीचे धकेल देगा उसको। इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहां पर फोर्स नेगेटिव है, इधर फोर्स पॉजिटिव है, तो ये नीचे धकेल देगा, ये इधर धकेल देगा। तो हमें समझ में आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। ठीक है, फोर्स डायरेक्शन से निकालते हैं। अब अपन चाहे तो एक सवाल कर सकते हैं, अच्छा सवाल है। ठीक है, यहीं पर एक सवाल कर लेते हैं कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और आपको ये कर्व दे रखा है, ये दो पॉइंट दे रखे हैं x1 और x2। बताइए कि x1 और x2 कौन से इक्विलिब्रियम होंगे?
आपको ये बताना है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, x1 और x2 कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। पहली बात तो ध्यान देना, इस बार मैंने ऊपर y एक्सिस पे पोटेंशियल नहीं लिया, फोर्स लिया है, और x एक्सिस पे तो डिस्प्लेसमेंट लिया है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था। उससे पहले फोर्स क्या था? पॉजिटिव। उससे पहले फोर्स क्या था? क्यों पॉजिटिव था? स्लोप तो नेगेटिव था, स्लोप तो नेगेटिव था, लेकिन फोर्स तो क्या होता है? माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। स्लोप नेगेटिव लेकिन फोर्स पॉजिटिव, ठीक है, तो फोर्स तो हमारा पॉजिटिव था और यहां पर फोर्स क्या था? नेगेटिव। हम देख सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के पहले फोर्स पॉजिटिव होता है और बाद में फोर्स नेगेटिव होता है। आपने देखा ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के पहले फोर्स पॉजिटिव होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद में फोर्स नेगेटिव होता है। ऐसे देखिए ना आप, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स तो हमारा पॉजिटिव हो गया, और ये वाला जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये वाला फोर्स नेगेटिव हो गया। हुआ नहीं हुआ? ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के पहले फोर्स पॉजिटिव, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद में फोर्स नेगेटिव। आप देखिए सवाल मैंने जो करवाया था, ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा x1 x2, इसके पहले फोर्स क्या दिख रहा है हमें? नेगेटिव। चलो इसके पहले देखो, x2 के पहले देखो, x2 के पहले वाला फोर्स देखो आप, क्या है ये फोर्स पॉजिटिव है या नहीं है? ये वाला फोर्स पॉजिटिव है या नहीं है? और x2 के बाद वाला फोर्स देखो, क्या ये नेगेटिव है या नहीं है? पहले फोर्स पॉजिटिव बाद में फोर्स नेगेटिव, पहले फोर्स पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, कौन सा पॉइंट हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का, और ये वाला जो पॉइंट हो गया ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अब मैं ऐसे बना दूं, यही फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये x1 और ये x2। आप देखो ये x1 x2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, x1 के पहले स्लोप फोर्स क्या है? पॉजिटिव, x1 के बाद फोर्स क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर फोर्स पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। आइए, बहुत सारे सवाल हैं, ये सब मैं बताऊंगा नहीं, सब स्किप करता हूं क्योंकि हम सब पढ़ा चुके हैं आपको कब कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालते हैं, कैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकालते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी कोई जरूरत नहीं है ना, मैंने समझा दिया इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं कि टोटल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका सम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये जो है काइनेटिक एनर्जी है और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनका जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है सिस्टम में, है ना। बहुत सारे सवाल हैं, अपन इस डायग्राम से एक बार करेंगे भी सही कि एक बॉल है, ये एक बॉल है, इसको मैंने उछाला है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, तीनों जगह हमें बताना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी रहेगी। तो पहले तो अपन 0.1 पे कर लेते हैं, 0.1 पे, 0.1 पे है, इसको बॉल को उछाला तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी इसकी? 0। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। v वेलोसिटी से ऊपर फेंका ना मैंने इसको मैंने v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। अब ये जो v होगा ये क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू होता है 2gh, ये हमें पता है काइनेमेटिक्स से, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh पुट कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी इसकी हो जाएगी mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो mgh। तो पॉइंट नंबर 1 पे जो पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी वो mgh आ गई। अब हम दूसरे पॉइंट पे निकालते हैं, इस पॉइंट पे निकालते हैं, इस पॉइंट की हाइट कितनी है? x, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgx। होगी नहीं होगी? इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgx। अच्छा, इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन v स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2g, ये जो हाइट है ड्रॉप हुई h माइनस एक्स, तो vg टू h माइनस एक्स। अगेन इसमें पुट कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी mg h माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे आया, किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, अगर किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं, किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है √2gh। तो यहाँ पर मैंने h हाइट से ड्रॉप किया या नीचे से फेंका, एक ही बात है। ये जो मेरी हाइट
किस हाइट पे निकाल रहा हूँ, इस हाइट पे निकाल रहा हूँ, तो ये हाइट कितनी जाएगी, h माइनस एक्स, तो यहाँ h की जगह आ जाएगा h माइनस एक्स, तो पॉइंट बी पे तो ये आ जाएगी। अब वापस अगर इन दोनों का सम लेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी भी जो आएगी, अभी भी mgh ही आएगी। तो आप हर जगह देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे, इस जगह पे जाके तो वेलोसिटी 0 होगी, इस जगह पे जो भी है वो तो पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी mgh। यानी कि कहने की बात है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये कहने की बात है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है कंजर्व रहती है, ये हमारी कहने की बात है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत अच्छी बात बोली है इसने, बहुत बारीकी वाली बात बोली है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए 3 लेवल है मेरे, ये h इक्वल टू 0 है, ये h इक्वल टू 10 मीटर है, ये h इक्वल टू 15 मीटर है। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहां पर खड़ा हूं मैंने देखा यह एक m मास का ऑब्जेक्ट था, इसको उठा के मैं ऊपर लेके गया। ठीक है, m मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गया, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mg इंटू 10 मीटर की हाइट पर है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h, ये होगा मेरा ग्राउंड लेवल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसकी, mg इंटू 15, तो चेंज हो गया uf माइनस ui, तो mg इंटू 5। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं जो चेंज है वो मेरा mg इंटू 5 है, इतना ही है। अच्छा, अब मैं यहां से हटके यहां खड़ा हो जाता हूं, अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस ऑब्जेक्ट की, ui 0, मैं जहां खड़ा हूं वहीं तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, और u फाइनल कितना हो जाएगा, mg इंटू 5। इस मेरे यहां से कितनी हाइट पे खड़ा है, 5 पे खड़ा हुआ है, अब डेल्टा u कितना हो जाएगा, mg 5। यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं और आसमान में जाके खड़ा हो जाऊं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये तो कंजर्वेटिव की खास बात है इसी। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ी थी, जब भी वर्क इज डन, जब भी वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स में, एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। मैं अगर उठा के ला रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और मैं छोड़ रहा हूं उसको तो घट रही है। भाई ऑब्वियसली है ना, ये मार्कर यहां पर है तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है, और मैं इसको छोड़ दूंगा तो काम कौन करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा। कंजर्वेटिव फोर्स काम करके इसकी एनर्जी को घटा देगा, जमीन पे ला देगा, 0 कर देगा। ठीक है, सो whenever work is done against the conservative force, potential energy जो होती है वो बढ़ती है। काफी बड़ा लेक्चर हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये एक चीज समझने वाली बात है यार, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट जमीन से h है, तो मैं बोलता हूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। लेकिन मैं बोलेगा ये m मास की रोड है, अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इसकी हाइट, इसकी लंबाई, रोड की लंबाई l है। अब तो मुश्किल है, क्योंकि हर पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी अलग, इसके अलग, इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये पार्ट जमीन से l हाइट पे, ये वाला जो पार्ट है वो l/2 हाइट पे, और ये वाला जो पार्ट है वो तो बिल्कुल जमीन से टच हुआ है। तो ऐसे केस में जब हम क्या करते हैं कि इसके पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। रोड के केस में, ठीक है, रेगुलर शॉप्ड यूनिफॉर्म बॉडीज में क्या करते हैं, पूरे मास को हम इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। तो अगर ये m मास की लंबाई की रोड है ना, हम तो मान लेते हैं इसका पूरा का पूरा मास यहाँ पर है, m मास यहाँ पर है, और ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, l/2। तो अब फाइनली ये क्वेश्चन क्या बन गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और जिसकी हाइट है l/2, बताओ इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हम लिख सकते हैं mg इंटू l/2। ठीक है, समझ में आ गया। एक सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए तो बहुत आसान था, लेकिन रेगुलर शेप्ड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा,
हमें उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी कुछ सवाल आपके बनेंगे। अब आपका एक सवाल आ गया है, ठीक है, ये बहुत डरावने वाला सवाल है, नीट वाले बच्चों के लिए बहुत डरावना सवाल है। डराना इसलिए है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन लगता है, और डिफरेंशिएशन से बच्चे डर जाते हैं, और स्पेशली पावर ओवर देख के तो बच्चों की और हालत खराब हो जाती है, पावर लग गया। तो हमारे को क्या क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है अप्रोक्सीमेशन, कोई फंक्शन है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू एटम्स एंड ए आर यू, ये जो ना पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। डेवलप एक्सप्रेशन फॉर द एसोसिएटेड फोर्स एंड फाइंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम्स। डरने वाली बात याद नहीं है हमें तो, हमने तो पढ़ाई क्या है यार, हमने तो ये पढ़ा है कि एफ इक्वल टू होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, हमने तो यही पढ़ा है, डेल यू अपॉन डेल आर या डेल यू अपॉन डेल एक्स, हमने तो यही पढ़ा है। हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, हमसे फोर्स पूछा है, क्या पूछा देखो, एक्सप्रेशन फॉर द एसोसिएटेड फोर्स, फोर्स पूछा है हमसे, एंड फाइंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन। अच्छा, फोर्स निकालना है, फोर्स को जीरो के बराबर पुट करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे निकालना है, ठीक है। तो पहले तो फोर्स निकालेंगे और फिर उसका जीरो के बराबर पुट करके आर की वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहले तो फोर्स निकालते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर। हमें डिफरेंशिएट करना, हमें ये मालूम है आर की पावर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्या होता है नहीं होता? अरे भाई बोलो, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होता है, ठीक है। तो आर की पावर माइनस 12 का डिफरेंशिएट, आर की पावर मैं भी बाद में करूंगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है, यही तो कांस्टेंट है, यहाँ पर आर की पावर माइनस 12 है, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस 12 आर की पावर माइनस 13, ठीक है ना। और आर की पावर माइनस 6 का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस 6 आर की पावर माइनस 7। क्या समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर करेंगे एफ इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर, यू नॉट बाहर का बाहर रहेगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन हो गया, 1 अपॉन आर की पावर, सॉरी ए की पावर 12 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, आर की पावर माइनस 12 का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 12 आर की पावर माइनस 13। क्या ये समझ में आया? इसी तरह से माइनस ए की पावर 6, तो ऐसा कैसा हो गया, आर की पावर माइनस 6 का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 आर की पावर माइनस 7, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, कहानी खत्म। अब क्या करना है, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम सेपरेशन। इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब हो गया जहां पर फोर्स जीरो होगी, जहां पर फोर्स जीरो। अब इस फोर्स को जीरो करेंगे, अब ये जगह तो है नहीं मेरे पास, यहाँ पर कोशिश करता हूँ यहीं पर कहीं लिखने की, बाकी चीज हटा देता हूँ मैं, जहां पर जगह बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन लगाओ भाई, ओके। अब देखो, इसको मैं अगर इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा, इसको मैंने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो ये यू जीरो तो नीचे चला गया, जीरो हो गया। ए की पावर 12 है, यहाँ ए की पावर 6 है, यहाँ ए की पावर 12 है, यहाँ पर ए की पावर 6 है, तो ए की पावर 6 भी चला गया, तो मेरा ये आ जाएगा ए की पावर 6 बचेगा यहाँ पर, है ना। ये 12 और ये 6 है, तो 6 भी चला गया, तो माइनस 2 आर की पावर माइनस 13। क्या ये समझ में आया? ठीक है, और यहाँ जो बचा मेरा वो बचा प्लस, ए की पावर 6 चला गया, 6 भी चला गया, यहाँ से बचा मेरे पास आर की पावर माइनस 7। क्या ये समझ में आया? ये भी इक्वल टू जीरो है, ये भी इक्वल टू जीरो है, ओके। आप देखो, इसमें से भी एक चीज कॉमन ले सकता हूं मैं, आर की पावर माइनस 7 को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा माइनस 2 ए की पावर 6। क्या समझ में आया? साथ में एक और चीज बचेगी, आर की पावर माइनस 6 भी बचेगी। क्या ये सुन, आर की पावर 13 में से आर की पावर माइनस 7 बाहर ले तो माइनस 6 बचेगा, और यहां जो बचेगा वो तो बचेगा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आई कांट हेल्प इट, कैलकुलेशन है ना, बाकी कैलकुलेशन मैं यहां पर कर लेता हूं। अब ये भी नीचे चला गया, ये भी जीरो हो जाएगा। फाइनली मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस 2 ए की पावर 6 आर की पावर माइनस 6 इक्वल टू जीरो। इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं, मुझे तो आर निकालना है भैया, मुझे तो आर से मतलब है, तो मैं लिख सकता हूं आर की पावर 6 माइनस 2 ए की पावर 6 इक्वल टू जीरो।
या r इक्वल टू a इंटू 2^1/6. दिस इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन फिजिक्स में कॉम्प्लिकेट नहीं, मैथ्स में कॉम्प्लिकेटेड, डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड. आइए नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं. ये तो आपको इश्यू नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है. हमें मालूम है F इक्वल टू होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल आर. तो डिफरेंशिएशन करा इसका, तो माइनस 2ax माइनस बी, और इक्विलिब्रियम में है तो जीरो कर दिया, तो x इक्वल टू आ गया b/2 है. इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी x इक्वल टू b/2 है. पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम निकालनी है, तो x बाई इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए. पोटेंशियल एनर्जी a x की वैल्यू b/2a का होल स्क्वायर माइनस b इंटू b/2a. सॉल्व कर लीजिए, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. ठीक है. सेम क्वेश्चन है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल. फाइंड द मैक्सिमम स्पीड. तो पोटेंशियल एनर्जी तो मास द पार्टिकल गिना. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है. ठीक है, तो हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल दे रखी है, तो हम सबसे पहले तो इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएशन कर दो, F इक्वल टू लिख दो माइनस डेल यू अपॉन डेल आर. आपने माइनस डेल यू अपॉन डेल आर करा तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि हो गया माइनस x माइनस 1. अब हम पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लेते हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी x इक्वल टू 1 पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी. क्यों मिनिमम होगी? क्योंकि इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करूंगा ना, डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, माइनस तो बाहर था ही सही, 2x माइनस 1 माइनस x1 ठीक है. अब जब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करूंगा, तो मेरा जो डबल डिफरेंशिएशन आएगा पॉजिटिव आएगा. मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जब भी इस तरह के सवाल हो ना, आप तो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लीजिए, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर x इक्वल टू 1 जब डालेंगे इसमें, तो इसकी जो एनर्जी आएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो मिनिमम आएगी हमेशा हमेशा. ठीक है, उसका लॉजिक तो ये है कि डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, डेल यू अपॉन देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स का सिंगल डिफरेंशिएशन तो हो गया x माइनस 1, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन हो गया 1. तो जब भी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है मिनिमा. इसका मतलब होता है मिनिमा. अपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था. तो डबल डिफरेंशिएशन मेरा मिनिमम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 जो है ना, मेरा जो x इक्वल टू 1 है, ये मिनिमम वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है. यानी x इक्वल टू 1 यहाँ पर रख दूंगा, तो u 1 हो जाएगा 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस 0.5 जूल. ये माइनस 0.5 जूल क्या आई? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. अगर ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमें मालूम है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? 2 जूल है. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है U मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. U मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसका सम होगा पोटेंशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी. तो यहाँ से अपने टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है, ये है माइनस 0.5 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 जूल. अच्छा सवाल है. और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी तो हम मैक्सिमम स्पीड तो निकाल ही देंगे. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/2 v मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू 2.5 जूल. मास मालूम है, मास रख दो, v मैक्स निकालना है, सॉल्व कर लो इसको. अच्छा सवाल है, एक बार में नहीं आएगा. समझने वाली बात यह है कि पहले फोर्स निकालना है, फोर्स को जीरो करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है. इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो. बस इसकी जरूरत नहीं, डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो. अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो पॉइंट है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पॉइंट है. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब पॉइंट मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है. ग्राफ याद करो ऐसा, यहां पर है वो. ठीक है, ओके. अब बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 8 मीटर आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट रेजेस टू 6 मीटर. ठीक है, एक ऊपर से ड्रॉप की 8 मीटर की हाइट से, उसके बाद दोबारा जंप सिर्फ 6 मीटर की हाइट तक ही पहुंच पाई. सो व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इंपैक्ट अज्यूमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल. हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में भी लॉस होगा. तो 8 मीटर पे जो इसकी फ्रैक्शन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसकी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी mg इंटू 8, है ना. फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी आई इसकी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आई वो mg इंटू 6 आई. ठीक है, तो अब कितना फ्रैक्शन लॉस हो गया? फ्रैक्शन लॉस हो गया 2 mg का. ठीक है, कितने के ऊपर? 8 mg के ऊपर. तो 2 mg का लॉस हुआ 8 mg के ऊपर 25% लॉस हुआ.
25% मतलब सॉरी 1/4, यहाँ तो फ्रैक्शन लॉस की बात कर रहा है, mg से mg कट गया, 1/4 लॉस आ गया। ठीक है, ओके, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है ना। हम एक दो सवाल और करेंगे फिर रोकेंगे इसको। एक चेन है, मास m लेंथ l की, इसको हमने एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे लटकाया हुआ है, इसका 1/nth पार्ट लटका हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। मुझे इस चेन को ऊपर खींचना है, मुझे इस चेन को ऊपर खींचना है, तो मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए ये लेवल है मेरा, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, ये मेरी रेफरेंस लाइन, मुझे इस पर चेन को पुल करके लाना है, यानी कि मेरी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो जीरो होगी नहीं होगी, चेन को पूरा ऊपर लेके आना है। जब चेन को पूरा ऊपर लेके आना है तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, मुझे निकालनी है यू इनिशियल, मुझे क्या निकालनी है, यू इनिशियल निकालनी है। और जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है डेल्टा वी, वर्क डन, या मैं बोल दूं वर्क डन जो होता है वो तो होता है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस यू आई, होगा नहीं होगा, यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो मालूम है अपन को जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं है अपन को, निकालनी है। ठीक है, और वर्क डन इक्वल टू होता है यू एफ माइनस यू आई, फाइनल माइनस यू। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रब करना चाहूंगा, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, दोबारा इसको लिख लेते हैं अपन एक बार चाहे तो, यू एफ जीरो, यू आई पता नहीं है। अच्छा, अब आप देखो, हमें ये मालूम करना है कि ये जो पार्ट लटका हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अभी भी हमने पढ़ा था कि कोई रोड लटकी हुई हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका मास इंटू जी L/2। ये पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी अभी अपन ने, तो ये भी एक रोड ही है ना, ये भी एक रोड ही है। पहले तो इसका मास निकालो। अच्छा, पूरी लंबाई का मास क्या है, m, l लंबाई का मास, l लंबाई का मास m है, l लंबाई का मास m है, तो 1 यूनिट लंबाई का मास क्या हो जाएगा, m/l, होगा नहीं होगा। और कितना पार्ट लटका हुआ है यहाँ पर, 1/n, यानी कि l/n पार्ट लटका हुआ है इसका। कितना पार्ट लटका हुआ है, l/n लटका हुआ है, यानी कि ये जो पार्ट लटका हुआ है इसका मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू l/n, यानी ये काट दो तो इसका मास, जो लटके हुए पार्ट का मास हो गया वो तो हो गया m/n। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, इस पार्ट का मास आ गया, मास आ गया। मास के बाद क्या आता है, जी आता है, आता नहीं आता मास के बाद जी, जी आता है ना, इधर भी जी आता। उसके बाद ज्योमेट्रिकल सेंटर आता है, l लंबाई का था ये, तो इससे ज्योमेट्रिक सेंटर क्या था, L/2। ये लंबाई क्या है, L/n है, इसकी लंबाई कितनी है, L/n है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या हो जाएगा, L/2n। इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या हो जाएगा, L/2n। वेरी गुड। अब जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो, तो ये हो जाएगा माइनस mgl/2n²। माइनस क्यों लगाया मैंने, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि मेरी रेफरेंस लाइन ऊपर है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, नेगेटिव होगी, नीचे है। अब फाइनल पोटेंशियल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो यू एफ माइनस यू आई, यू एफ तो जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, माइनस इसका माइनस किया तो प्लस mgl/2n²। फाइनल वर्क डन हो जाएगा mgl/2n²। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो ये भी वैसा का वैसा ही सवाल आ गया। रोड ऑफ मास m/l is placed in a horizontal position. Find the work done by the external force against gravity to alter its configuration from horizontal position to vertical position. ये ऐसे लेटा हुआ है भाई, अब मुझे इसको खड़ा करना है, तो जब लेटा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। जब खड़ा कर दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg/l/2। अभी तो पढ़ा है मैंने। और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आ जाएगा वर्क डन mgl/2। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हम यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लंबा लेक्चर हो गया। अगले टॉपिक पर हम अगले लेक्चर में और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।